बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला जाना है मुल्तान में, और उसके लिए जो है टीम का ऐलान कर दिया गया है। 15 रुकनी स्क्वाड का जो 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, और उसमें अगर हम बात करें तो जनूबी अफ्रीका में अभी पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस से खेले जहां पाकिस्तान को वाइट वॉश होना पड़ा, और उस टीम के अंदर अब जो 15 रुकनी अब वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टीम का अनाउंस किया गया है। उसमें 7 खिलाड़ी को टीम से जो है आउट कर दिया गया है और कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मौका अब फराम किया गया। आज हम इस पर ही बात करेंगे अपने शो के अंदर, क्योंकि स्क्वाड जो ऐलान हुआ उसमें बिल्कुल एक अगर कह सकते हैं कि सरप्राइज़ के तौर पर एक ऐसे विकेट कीपर बैटर का नाम सामने आया है जिसके लिए शायद काफ़ी आवाज़ें उठी। उम्दा परफॉर्मेंस रही अंडर 19 में, लेकिन गुमनाम होते दिखाई दिए। लेकिन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नज़रों में आए और पाकिस्तान शाहीन की कप्तानी भी की उन्होंने, और उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए उनको इंतखाब कर लिया गया है दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए, जो 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे दोनों के लिए। जो पहला टेस्ट मैच है 17 से 21 जनवरी तक मुल्तान में खेला जाना है। इस सब सूरताल पे आज हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। जो पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है और जो 7 प्लेयर्स को आराम का मौका फराम किया गया उस पर भी बात रहेगी। साजिद खान को एक दफ़ा फिर कौमी टीम का हिस्सा बनाया गया है, तो यकीनन एक अच्छा साइन है कि दोबारा नुमान साजिद का पैर है। लेकिन साथ साथ हम बहुत से ऐसे जो प्लेयर्स हैं जिन्हें ड्रॉप किया गया उस पर ज़रूर बात होगी। मोहम्मद अब्बास के हवाले से बात करेंगे हम कि उन्हें क्यों ड्रॉप किया गया। एक तवील अरसे के बाद जो है हमने देखा कि उन्हें 3 साल के वक्फे के बाद टीम में शामिल किया गया था। फिर परफॉर्मेंस मोहम्मद अब्बास की बड़ी ज़बरदस्त रही, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ खेली जा रही है इसमें मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दिया गया। उसके साथ साथ डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले मोहम्मद अली एक दफ़ा फिर कौमी टीम का हिस्सा बन गए। उसके साथ साथ फास्ट बॉलिंग का शोबे को मजबूत करने के लिए खुर्रम शहजाद टीम के साथ शामिल हैं। इन सब सूरत पर बात रहेगी। फरहान फरीद हमारे साथ इस स्टूडियो पर मौजूद हैं, साथ साथ सीनियर कमेंटेटर हैं। उसके साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और मैं फरहान से ही आगाज़ करूँगा आज का। और फरहान, सरप्राइज़ रोहिल नज़ीर एक दफ़ा फिर अगर हम देखें तो माजी में बड़ी ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी रही। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान रहे, पाकिस्तान शाहीन की कप्तानी की उन्होंने। लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि वो फिर नज़रों में आ रहे थे। फिर पाकिस्तान शाहीन की, जिस तरह मैंने कहा ना कि उन्होंने कप्तानी शुरू दी गई और फिर ऐसा लगा कि फिर आउट हो गए। लेकिन एक दफ़ा फिर वो पाकिस्तान कौमी टीम के लिए नुमाइंदगी का उन्हें पहली दफ़ा मौका दिया गया है, और हसीबुल्ला क्योंकि अनफिट हो गए और इसकी बिना पर रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 रुकनी स्क्वाड में जो है यहाँ शामिल कर लिया गया रोहिल नज़ीर। सबसे पहले रोहिल नज़ीर से ही शुरुआत करते हैं इस 15 रुकनी स्क्वाड के हवाले से। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन, आपने मदू किया। आपने सही कहा कि देखें अच्छा कमबैक है, और इसकी वजह मेरे लिहाज से ये हो सकती है कि देखें ये सबसे सीनियर्स भी हैं। अगर देखा जाए मोहम्मद हारिस की बात करें या हसीबुल्ला को देखें, उन सबसे ये सीनियर भी हैं। और क्योंकि ये अंडर 19 में पाकिस्तान की क़यादत भी कर चुके हैं, शाहीन की क़यादत भी कर चुके हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का काफ़ी अच्छा तजुर्बा है। तकरीबन 5-6 साल से मुसलसल डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो एक अच्छी चॉइस है कि उनकी बैटिंग में भी काफ़ी निखार आया है। और अभी हालिया डोमेस्टिक कायदे ट्रॉफी फर्स्ट क्लास इवेंट चल रहा है जहाँ पर KRL की नुमाइंदगी कर रहे हैं, शायद कप्तानी भी के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। तो अच्छा है कि पाकिस्तान टीम के साथ हैं, रिजवान के साथ इनको टीम में रखा गया है, और ये इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त साइन है। कराची से उनका ताल्लुक़ रहा है, काफ़ी अरसे तक ये सरफराज के साथ भी टीम में अटैच रहे, लेकिन सरफराज की वजह से नहीं आ सके। फिर रिजवान टीम के मुस्तकिल रुकन हो गए, तो इन दोनों के बाद फिर इनके रास्ते जो है वो बहुत मुश्किल हो गए थे, हारिस साहब हसीब भाई। लेकिन 4 रोज़ा मैच ये डोमेस्टिक कायदे ट्रॉफी और इवेंट खेलते रहे, तो इसका इनको आज ये सिला मिला, ये बहुत अच्छी बात है। सिला तो मिला है, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहा हूँ आपकी, लेकिन वजह यह है कि बहुत देर से सिला मिला है। पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तानी की, अच्छी कप्तानी की, पाकिस्तान शाहीन की कप्तानी की, अच्छी कप्तानी की। आप समझते हैं कि तकरीबन जो एज लिमिट होती है, कम से कम विकेट कीपर को अगर हम देखें तो बड़ा फुर्तीला होना चाहिए और बड़ा मायने काउंट करता है इसमें। जो है अगर हम देखें तो इंजरी भी बड़ी जल्दी हो जाती है, और एज अगर ज़्यादा हो जाए तो विकेट कीपिंग का शुबा, वो भी टेस्ट मैचेस के अंदर 5 दिन तक ग्राउंड के अंदर रहना, ये आपकी नज़र में किस तरह है?
बिल्कुल सही कहा आपने। असल में रोहिल नज़ीर जो है वो बड़ी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और 3 रोज़ा 4 रोज़ा मैच के लिए मेरे ख्याल से आइडियल खिलाड़ी हैं। यही वजह थी कि रिजवान और सरफराज के होते हुए उन्हें चांस नहीं मिल सका। और आपकी अगर मैं बात से सहमत हूं तो इस सर, दौरान मोहम्मद हारिस को भी तो जी जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगे किया। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मोहम्मद हारिस और अगर हसीबुल्ला की आप बात करेंगे कि उनको भी चांस दिया गया, लेकिन उनको T20 में मौका दिया गया या वनडे में मौका दिया गया। ये बड़ी क्रिकेट थी। आप देखें रिजवान और सरफराज के बाद मेरे ख्याल से कोई विकेट कीपर टेस्ट मैच में अभी तक किसी ने खेलने का मौका नहीं मिला। टेस्ट कैप शान मसूद, इसका मतलब है कि सरफराज का कैरियर खत्म हो गया टेस्ट क्रिकेट से। अब से कुछ अरसे कबल है शान मसूद ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कहते थे कि हमारे पास है, अगर देखें तो मोहम्मद रिजवान पहले विकेट का, दूसरा ऑप्शन हमारे पास सरफराज है। इनसे बढ़कर इस वक्त 2 विकेट कीपर है टेस्ट मैचेस में, इससे अच्छे हमारे पास नहीं। तो हम समझते हैं कि सरफराज का कैरियर यहाँ अख्ताम पजीर यू है। आर एब्सोल्युटली राइट। आपने बहुत सही सिम पे इशारा दिया है और अकलमंदानु इशारा काफ़ी। आपने बिल्कुल सही इशारा दिया, क्रिकेट बोर्ड ने इशारा दिया, फिर आपने भी इशारा दे दिया। तो यकीन तौर पर अब यहाँ से ये बात चल रही है कि सरफराज का कैरियर जो है वो यहाँ पर हो सकता है कि 2024 की जनवरी के महीने के बाद किसी वक्त भी हो सकता है PSL के बाद सरफराज बाकायदा तौर पर अपने टेस्ट कैरियर या अपने कैरियर का कोई बड़ा फैसला कर सकें। देखिए हमने राशिद लतीफ़ और मोइन खान के होते हुए हमने बहुत कम ऐसा देखा था कि किसी विकेट कीपर को, अतीकुज़्ज़मा को एक मैच में चांस मिला, जावेद कदीर को एक मैच में चांस मिला, वो उनके दोनों के अचानक अनफिट होने के बाद। वरना या तो फिर राशिद खेलते थे या फिर मोइन खेलते थे। तो रिजवान और सरफराज के बाद भी यही मामला था। अब जब सरफराज का कैरियर अपने इख्तितामी लामात में है तो रोहिल नज़ीर को बहुत देर हो गई, 6-7 साल 8 साल उनको इंतजार करना पड़ा। लेकिन फवाद आलम ने भी 10 साल इंतजार किया दोबारा कमबैक करने के लिए। तो हो सकता है कि अगर एक टेस्ट भी ये खेलने में कामयाब हो गए, जैसे ताबिश खान को एक टेस्ट हो गया, तो वो आखिर कैरियर में उनका काफी सूट लेकिन कराची के प्लेयर्स के साथ ऐसा लगता है जाती नहीं हो रही है कि जो 34 साल की एज में हमने देखा ताबिश खान को मौका दिया गया, अच्छे फास्ट बॉल डोमेस्टिक में विकेटों के ढेर लगा दिए उन्होंने। फिर अगर फवाद आलम तवील अरसे के बाद परफॉर्म करने के बाद टीम में आते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर 2-4 इनिंग उनसे अच्छी कारकर्दगी नहीं रहती, टीम से बाहर हो जाते हैं। शायद यही कुछ रोहिल नज़ीर के साथ ना हो जाए, फिर सरफराज का कैरियर आपके सामने है। ये पाकिस्तान टीम में कुछ नहीं कह सकते कि देखिए शान मसूद की परफॉर्मेंस आपको पता है कि बिल्कुल इन और आउट होती है। उनका ताल्लुक भी कराची से, लेकिन उन्हें भरपूर मौका मिल रहा है, कप्तानी का भी मौका मिल रहा है। और वो अब ये है कि बस किसी भी किस्मत ज़्यादा मेहरबान हो जाती है और किसी को सिर्फ और सिर्फ ख़राब कारकर्दगी का इंतजार किया जा रहा होता है। जैसे फवाद आलम के साथ ये हुआ। अबरार ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी एक टेस्ट मैच में, उसके बाद 1-2 मैच के बाद फिर उनकी टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन इस टीम में मौजूद है। अब देखें ना, जब फास्ट पिचेज थी तो अबरार को खिलाया जा रहा था, जब स्पिन पिच बनी तो अबरार टीम से बाहर। चले, इस वक्त तो टीम में मौजूद है इब्रार, और तीसरे स्पिनर्स के तौर पर वो टीम में मौजूद है। इब्रार, नोमान, साजिद और इब्रार इस टीम में मौजूद है। और इकबाल मेमन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। खिलाड़ियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 3 साल के बाद टीम में वापसी होती है मोहम्मद अब्बास की, परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। और जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है 17 तारीख से, तो मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दिया जाता है। क्या कहेंगे मोहम्मद अब्बास के हवाले से, परफॉर्म करने के बावजूद टीम से ड्रॉप? अब फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद अली टीम में एक डोमेस्टिक उम्दा परफॉर्मेंस है मोहम्मद अली की, टीम में कमबैक किया, वापसी हुई है। फिर साथ साथ हमने देखा कि उन्हें बड़ी अच्छी कारकर्दगी डोमेस्टिक में दिखाई थी। तो यहाँ पर मोहम्मद अली का रोल किस तरह होगा इन विकेटों के ऊपर? साथ साथ खुर्रम शहजाद टीम के साथ मुंसलिक हैं। देखें शहजादा, एक चीज़ तो आप मानेंगे कि पर्चियाँ बहुत सारी होती हैं, कभी कभी बग़ैर पर्ची के चांस मिल जाता है। अब्बास का ज़िक्र और यासिर ख़ान का ज़िक्र आपके ही चैनल से हम बार बार करते थे कि ये मैच विनर्स रहे हैं और इनके साथ ज़्यादती हुई है। मगर ये है कि फिर मौका मिल गया अब्बास को, 100 विकेटें भी कर गया। तो पर्चियाँ जब बहुत ज़्यादा होती हैं ना, तो फिर जो आपके कॉम्पिटेंट खिलाड़ी होते हैं या बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, उनको भी बेचारों को कभी कभी साइड लाइन होना पड़ता है। इसमें सिर्फ जो लकी थे वो मेरा ख्याल है वकार यूनुस और वसीम अकरम थे। बाकी जो आप देखें कि इस वक्त मोहम्मद अब्बास का जो विकेट टेकिंग स्ट्राइक रेट है वो देख लें, स्ट्राइक रेट उनका पर टेस्ट जो है वो देख लें, एवरेज उनका देख लें। अच्छा, रन भी नहीं देते, उसमें भी कंजूस हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बाहर रखा गया। तो वो तो देखें पाकिस्तानी सिस्टम में ये तो वीकनेसेस हैं और जो पर्चियां हैं वो ज़्यादा चलती हैं। लेकिन ये है कि इस सिलेक्शन कमेटी ने कुछ भी है, आपके ही कहने के मुताबिक जिस तरह विकेट कीपर आ गए, इस तरह वो गोल्डन ओल्डीज़ जो हैं वो वापस आए हैं, जिसमें साजिद खान है, नोमान है, तो उनको मौका मिला है।
तो ये है कि हम फिर भी ये जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि मोहम्मद अब्बास को दोबारा बाहर की पिचों पे खिलाया जाए जहाँ पे सीमिंग पिचेस हैं, और वहाँ पे जो है ये कामयाब भी होंगे, क्योंकि देखें इनकी अब्बास ने जितनी विकेटें ज़्यादातर हासिल की हैं ना इकबाल मेमन साहब, वो एशियन विकेटों में हासिल की, दुबई की विकेटों पे उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया हुआ है। आपकी बात आप बिल्कुल मान रहा हूं। होम ग्राउंड पर उसे मौका दे सकते थे। आपने यहाँ पर काशिफ अली को शामिल किया, डोमेस्टिक के अच्छा बॉलर है, अच्छा परफॉर्मर है, उसे जो है 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल है। खुर्रम मौजूद है, मोहम्मद अली वापस आए हैं, तो यहाँ तो आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने आमिर जमाल को तो ड्रॉप कर दिया। अब खुर्रम शहजाद एक वाहिद बॉलर है, ऐसा लगेगा जिस तरह आपने इंग्लैंड के खिलाफ देखा कि एक फास्ट बॉलर से साथ जा रहे थे, और हमने देखा कि वहां पर फास्ट बॉलर्स को भी शामिल नहीं किया गया। तो यहां भी शायद इसलिए तो नहीं है टीम में शामिल किया गया कि आप रेस्ट करा देंगे इन बॉलर्स को, आप स्पिनर्स के साथ जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें जो मोहम्मद अब्बास जिस कैटेगरी के बॉलर्स हैं, और या वकार हैं या वसीम हैं या शुएब अख्तर हैं, वो स्पीड में ज़्यादा थे, लेकिन ये कि इनकी जो स्टाइल ऑफ बॉलिंग है वो सीम करते हैं और बहुत ज़बरदस्त लाइन एंड लेंथ है। तो उसमें क्या है कि इनको अपॉर्चुनिटी ना देना वो तो ज़्यादती है। और ये है कि आप देखें कि ये मतलब इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। और आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूँ कि इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। कुछ होते हैं बॉलर के 19-20 का फ़र्क होता है, वहाँ पे तो पर्चियाँ चल जाती हैं, लेकिन इधर पर्ची चला के उन्होंने बहुत जुल्म किया, जिस तरह यासिर खान के साथ किया था। लेकिन यासिर खान का यासिर शाह जिसके एक ऐसा स्कैंडल बन गया था जिसको जो है उन्होंने वैसे ही साइडलाइन करना था, स्कैंडल बन गया, साइडलाइन कर दिया। हालांकि ये स्कैंडल हमने देखा कि जब ग्लोबली हर दुनिया में होते हैं, लेकिन ये कि एक आधे साल के बाद दोबारा जो है इनको ले आते हैं। तो ये है कि ये हमारे मुल्क का प्रॉब्लम रहा है, और पर्ची सिस्टम तो है ही है, मगर उसके बावजूद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मोहम्मद अब्बास जो है फ्यूचर में दोबारा आएंगे। चले कह रहे हैं इकबाल मेमन साहब के मोहम्मद अब्बास जो है फ्यूचर में दोबारा वापस आ सकते हैं। वापसी तो बहुत से प्लेयर्स की हुई है इससे, टीम 15 रुकनी स्क्वाड में एक और प्लेयर्स है जिसके लिए हम भी अपने इसी प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा रहे थे कि इन्हें मौका देना चाहिए। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त अच्छे बैटर्स के तौर पर है, डोमेस्टिक में अच्छा रन करते दिखाई दिया, लेकिन कुछ उम्मीद सी बन गई थी जब पाकिस्तान शाहीन के लिए इनका कप्तान का नाम का अनाउंस हुआ था। तो इमामुल हक की वापसी हुई है, और दूसरे एक बैटर्स के हवाले से हम कुछ देर कबल अगर हम कहें कि उसके हवाले से हम काफ़ी बातें भी करते रहे हैं मोहम्मद हुरैरा के हवाले से, लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बेशक इससे कबल वाले जो डोमेस्टिक सीज़न थे उन्होंने रन के अंबाल लगाए, लेकिन इस सीज़न के अंदर आज़ान उवैस जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह उनका बल्ला रन करता दिखाई दे रहा है, मैं ज़रूर फरहान से पूछूंगा कि फरहान हुरैरा को आपने मौका दे दिया, लेकिन आज़ान उवैस का क्या कसूर था जिसने डोमेस्टिक सीजन में सबसे ज़्यादा रन किए, पहला फर्स्ट क्लास सीजन खेला, 4 सेंचुरी है उसकी है। फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं प्रेसिडेंट जो ट्रॉफी हो रही है वहाँ पर उसने पहली इनिंग खेली है जहाँ पर उसने 69 किए, दूसरी इनिंग में फिर सेंचुरी स्कोर की। तो आज़ान का बल्ला तो रन कर रहा है, लेकिन सेलेक्टर्स की निगाहें वहाँ तक नहीं गई और उन्होंने मोहम्मद हुरैरा को दोबारा बुलाया। क्या आप समझते हैं कि थोड़ा सा अर्ली हो जाता यहाँ पर आज़ान को चांस देना? हो सकता है एक्सपीरियंस पे लिया हो, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि जब खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा हो, जब अपनी लय में हो, जब मोमेंटम बना हुआ हो, उस वक्त उसको चांस देना चाहिए। अभी मोमेंटम अगर हम देखें तो आज़ान उवैस का बना हुआ था, आपने हुरैरा को मौका दे दिया, और हुरैरा इसलिए खेलेंगे कि इस वक्त अगर देखें तो यहाँ पर टीम में अब्दुल्ला शफीक भी मौजूद नहीं है, साइम अय्यूब भी मौजूद नहीं है, तो यहाँ तो जगह बन रही है हुरैरा को पूरा। ये फ़ायदा हुआ इमामुल हक को कि अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म रहे, साइम अय्यूब अनफिट हो गए, तो एक ओपनर की स्लॉट थी वो खाली हो गई, जहां पर इमामुल हक को, और बेहतरीन इमामुल हक की परफॉर्मेंस भी रही है टेस्ट मैच में, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस खराब हुई तो टीम से बाहर हुए थे, लेकिन अदरवाइज वो वनडे और टेस्ट मैच में थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ उनके स्कोर नहीं आता। अपनी एशियन विकेटों पे तो स्कोर करते हैं, लेकिन बाहर स्कोर नहीं कर पाते। तो अब एशियन विकेटों में होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो इमामुल हक से उम्मीद है कि वो, और वेस्ट इंडीज से मैच हो रहा है, तकरीबन वेस्ट इंडीज दूसरी टीमों के लिहाज से देखा जाए उनकी बॉलिंग लाइन इतनी ज़्यादा कुव्वत नहीं रखती। तो यहाँ पर आपने मोहम्मद अली की बात की, मोहम्मद अली को 2 टेस्टों में हमने देखा तो परफॉर्म नहीं किया था उन्होंने, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी अपने, अगर पाकिस्तान में टेस्ट में जो देखे वहां पर भी और ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था हमने। उसके बावजूद भी उन्होंने अब्बास को मतलब ड्रॉप कर दिया और अली को टीम में रख लिया। काशिफ अली टीम में शामिल हुए हैं, लेकिन डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म है काशिफ अली की। जी, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं पाकिस्तान टीम में बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही 2-3 टेस्ट मैचों में, और एक टेस्ट खिलाया मोहम्मद अब्बास को, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो ये सिला दिया जाता है कि उसको एक टेस्ट और दिया जाता है अब्बास को,
उसके बाद अगर परफॉर्मेंस इनकी नहीं होती तो टीम से बाहर करते। लेकिन आपने इजान अवैस की बात की, बेहतरीन अजान अवैस ने अच्छी कारकर्दगी सीजन ऑल। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिस वक्त बल्ला रन कर रहा हो उस वक्त अगर उसे मौका दे दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छी इनिंग खेल सकता है। साथ साथ जहाँ पर बैटर्स की बात कर रहे हैं ना आप, तो मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ, जो कैटेजम ट्रॉफी पे जो लास्ट है अभी रहा है, यूबीएल में फाइनल रहा है सियालकोट और पेशावर का, उसमें अली रज़ा ने जिस तरह बॉलिंग की है, तो आप समझते हैं कि यहाँ तो अली रज़ा का भी हक बनता था जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। अली रज़ा बहुत खतरनाक और स्पीडी स्टार है, फ्यूचर स्टार है पाकिस्तान का। जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, हमने देखे थे एशिया जूनियर एशिया कप में जो परफॉर्मेंस की थी इंडिया के खिलाफ, जो उसकी बॉलिंग थी, कमेंटेटर कह रहे थे वहाँ पर यकीन तौर पर ये जो है जो अभी इसकी एज है और जिस अंदाज से ये स्पीड निकाला है, यकीन तौर पर जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी इसकी स्पीड और बढ़ती जाएगी। और 10 विकेटें भी ली कादम ट्रॉफी जैसा इवेंट और फाइनल मैच के अंदर। लेकिन टेस्ट मैच खिलाना मेरे ख्याल से टू अर्ली हो जाता है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान टीम में जिस तरह आपने अभी लाइन लगाई दिखाई है, अब्बास जैसे खिलाड़ी को बाहर रखा हुआ है, आमिर जमाल जैसे खिलाड़ी को भी, नसीम शाह भी बाहर हैं, शाहीन आफरीदी बाहर हैं, अभी हारिस को भी बाहर, वो तो खैर छोड़ चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी एक स्लॉट पड़ी हुई है, तो अली रज़ा को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, T20 क्रिकेट से आगाज शुरू करेंगे अली रज़ा का, उसके बाद आस्ते आस्ते वनडे में लेके आएंगे, फिर उसको टेस्ट मैच में खिलाएंगे, क्योंकि अभी उसका काफी लंबा फ्यूचर है, अभी अंडर 19 खिलाड़ी है, लेकिन उसको पाकिस्तान शाइन के साथ मुसलसल टीम में रखना चाहिए। चले, पाकिस्तान शाइन के साथ मुसलसल टीम के साथ अली रज़ा को रखना चाहिए, और अली रज़ा इस वक्त टीम के साथ मुंसलिक भी हैं पाकिस्तान शाहीन के। इकबाल मेमन साहब, इस टीम के अंदर नुमान भी हैं, साजिद भी हैं, इब्रार भी हैं, कैसा देख रहे हैं विकेट को? डेफिनेटली उनके सेलेक्टर्स के जहन में होगा कि अगर ये स्पिनिंग पिच डेवलप करते हैं तो फिर ये तीनों स्पिनर्स को भी खिला सकते हैं। वैसे तो दो तो पक्के हैं, और बाकी फास्ट बॉलर्स मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई ज़्यादा कामयाब होंगे, और आपके पास कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर नहीं है इस वक्त। जो है आपके पास सिर्फ अली रज़ा हैं जिनकी जो है स्पीडस्टर है वो, और उसको अगर मेरा ख्याल है कि रॉ एज में भी मौका दिया जाए, क्योंकि इस चीज़ से तो आप एग्री करेंगे कि 2020 में और जो ओडीआई है उसमें लेंथ एंड लाइन का ज़्यादा होता है, यहाँ पे उसके पास रेंज होती है कि किस तरह की वो बॉलिंग कराए, और अगर वो हॉस्टाइल बॉलिंग कराता है तो हो सकता है कि वो उसको विकेट्स भी मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो स्पीडस्टर होता है वो विकेट टेकिंग बॉलर होता है, और उसको अगर मौका दे दिया जाए, और क्योंकि देखें जिस तरह भाई ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैटिंग में भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉलिंग भी इतनी एक्स्ट्रा वो 80s वाले 90s वाले अच्छा टीम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका है कि इनको यहाँ पे खिलाया जाए, क्योंकि अगर वो इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है स्पीड के हिसाब से, तो फिर इस वक्त आपके पास और कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर चले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर नहीं है। और इसी पे मैं आऊँगा फरीद आपकी तरफ, और अब ऐसा लगता है कि जो सिलेक्टर्स हैं ना वो स्पीड गन को छोड़ते जा रहे हैं। शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और ऐसे बॉलर्स हैं जो 145 से 150 की रफ्तार से बॉल करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें 135 130 की रफ्तार वाले बॉलर्स को ज़्यादा मौका दे रहे हैं। मोहम्मद अली तकरीबन 125-30 की रफ्तार से बॉल करते हैं, उसके साथ साथ खुर्रम शहजाद 135-40 की रफ्तार से बॉल करते हैं, काशिफ अली की भी रफ्तार 130-35 की लगभग है, और आप समझते हैं कि तीनों का म्यार जो है एक जैसा है। इनमें कम से कम आपको इन 3 बॉलर्स में एक सीनियर बॉलर, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं मोहम्मद अब्बास के हवाले से कि इस वक्त उनकी जगह बनती थी परफॉर्मेंस की बिना पर भी, और जब आप डेड विकेटें बना रहे हैं जहां स्पिनर सूदमंद साबित होंगे, तो मोहम्मद अब्बास से ज़्यादा फास्ट बॉलर अभी आपके पास ऐसा नहीं था जो इस विकेट पर क्या है। वो स्पिन ट्रैक विकेट बनेगी तो यकीनन जिस तरह 3 स्पिनर्स है तो स्पिन ट्रैक पे ही हम जाएंगे, तो मोहम्मद अब्बास ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकते थे, बजाय इन 3 फास्ट बॉलर्स को टीम में शामिल करने के आप यहाँ पर 2 बैटर्स बढ़ा देते हैं और यहाँ पर मोहम्मद अब्बास को टीम के साथ रखते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सबका ये कहना है कि परफॉर्मेंस भी उसकी थी, मतलब एक तो परफॉर्मेंस भी है, दूसरा एक्सपीरियंस भी है, और दूसरा ये छोटी स्विंग भी करता है। मतलब ऐसा बॉलर जो आपको अपनी ही पिचों में जिसकी परफॉर्मेंस भी रही हो, उनकी आपने जैसे बताया कि उनकी जो आधे से ज़्यादा विकेट है वो एशियन विकेट्स पे है यूएई के अंदर, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का भी है। खुर्रम शहजाद स्पीड के लिहाज से बहुत तेज़ बॉलर ज़रूर है, पहली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेटें भी ली थी, वो टीम में शामिल भी हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपने कहा कि ज़्यादा स्पीड वाले बॉलर ज़्यादा पर तवज्जो इसलिए नहीं है क्योंकि अब आपको बताया दुनिया की क्रिकेट जो है अब स्पीड्स के अंदर अब वो डर खौफ नहीं है जो एक ज़माने में था, काली आंधी का था, वकार का था, वसीम का था, शुएब अख्तर का था। अब इतने आपको पता है कि फास्ट बॉलर को स्किल आ गई खेलने के लिहाज से, अब
आपके पास रिवर्स स्विंग करने वाला बॉलर हो, छोटी स्विंग करने वाला हो, इन स्विंग करने वाला हो, इस टाइप के बॉलर ज़्यादा चलते हैं। अली रज़ा की आपने बात की, अली रज़ा बिल्कुल अच्छा बॉलर है, फास्ट बॉलर है और उसका वो टीम का असासा है। इतनी जल्दी उसको टीम में लाके कहीं उसको ख़राब ना कर दिया जाए, फिर उसको भुला नहीं जाए, उसको परफॉर्मेंस अभी देने दें, उसको नज़रों में मतलब इस तरह नहीं आ जाए कि वो अभी तो आपका पता है आपका सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो PSL होता है। PSL में उसको मौका दें, वो कहीं परफॉर्म करे, वो यकीनी तौर पर नज़रों में आएगा, दुनिया की नज़रों में आएगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। उसको अभी BPL के अंदर था खिलाने का, लेकिन वो उसको पाकिस्तान शाहीन में बुला लिया गया, उसको NOC नहीं मिल सकी PCB की तरफ से। आपने देखा कि अभी हसनैन की बात की, BPL के अंदर पहले ही मैच के अंदर DBO के अंदर 3 विकेटें हासिल की, हैट्रिक उनकी रह गई थी। तब पाकिस्तानी बॉलर्स जो है ना अपने एक्सपीरियंस से दुनिया भर के अंदर इस वक्त धूम मचाए हुए हैं। बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तानी बॉलर्स इस वक्त दुनिया भर के तमाम लीग में धूम मचाए रखा हुआ है उन्होंने। इकबाल मेमन साहब, आपकी तरफ आऊँ, इस धूम की बात कर लूँ तो माजी में वसीम, वक्कार, शोएब, जाहिद, शब्बीर, ये वो बॉलर्स थे जो यॉर्कर्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे। इमरान को भूल जाते, इमरान खान, हमेशा आप इमरान खान के हवाले से बात करते हैं, इमरान खान चले साथ साथ। लेकिन अब क्या वजह है कि हमारे जो नए बॉलर्स भी आ रहे हैं वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। हालांकि टेस्ट मैचेस में यॉर्कर बड़ी अहमियत का हामिल होता है। अगर किसी बॉलर्स के पास यॉर्कर मौजूद है और उससे बड़ा बेनिफिट ले सकता है अपने फास्ट बॉलर्स। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्या है कि पहले रोल मॉडल जो थे वो इमरान खान थे, वसीम अकरम थे, आपके सरफराज थे, वसीम अकरम और वक़ार थे, ठीक है, शोएब अख्तर थे, मोहम्मद जाहिद थे। अब जो आपके रोल मॉडल हैं, अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो फास्ट बॉलर इस वक्त है वो हारिस रऊफ है और वो बड़ी क्रिकेट खेल नहीं रहा। अच्छा, हालांकि उसकी भी यॉर्कर अच्छी है, लेकिन ये कि अब ये है कि आप जो है अपनी फिटनेस भी रखें, तीनों फॉर्मेट भी खेलें, पैसे भी कमाएं। इस वक्त जो है ना वो चीज़ नहीं है, दिल वाले बॉलर नहीं है इस वक्त। मैं ठीक है, आमिर जमाल को इतना सक्सेस नहीं मिला, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि आमिर जमाल जान लगाता है, लड़ता है वो, ठीक है। और आपने उसको ऑस्ट्रेलिया में देखा था, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अनलकी रहा, या तो शान मसूद का इस्तेमाल करने का तरीका या वो टाइमिंग सही नहीं थी जिस पे उसको वो लेके आते। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि इस तरह के फास्ट बॉलर, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह भाई ने कहा कि फास्ट बॉलर से नहीं डरते, तो इसी वजह से हमें फास्ट बॉलर वो चाहिए जो 150 प्लस वाले हों, जो हमारे माजी में रहे हैं। 140 वाले जो हैं ठीक है चल जाते हैं, लेकिन ये कि 150 वाले बॉलर्स चाहिए आपको। और अगर हमारे पास क्या है कि बीच में वसीम अकरम ने एक उस पर काम किया था और टैलेंट हंट पे, और जिसके बाद काफ़ी बॉलर्स निकले थे, तो इसी तरह का अगर वो किया जाए तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट हंट के थ्रू या टैलेंट हंट की स्कीम के थ्रू अच्छे फास्ट बॉलर्स निकल सकते हैं। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि जो इस वक्त पूल में खिलाड़ी हैं बस वही हैं, आपने टैलेंट हंट पे काम भी करना है और फ्यूचर में देखना है कि अभी क्विक फिक्स आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में आपने क्या सोचते हैं। दूसरी जो टीमें हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म पे सोचती हैं, तो यह है कि हमें जो है इस तरह की नर्सरीज डेवलप करनी पड़ेंगी, टैलेंट लाना पड़ेगा। अगर हमारे सिंध और पंजाब के फास्ट बॉलर्स जो हैं वो स्पीड पे नहीं जाते, तो हम जो है KP की तरफ देखें और वहाँ से हमने देखा कि फास्ट बॉलर्स अच्छे निकलते हैं, लेकिन ये कि अभी भी वो 150 को टच नहीं कर रहे। तो हमें जो इस वक्त है, भाई की बात बिल्कुल सही है कि ये जो 140 और 145 के बॉलर्स हैं ना, उनको ज़्यादातर जो है वो खेल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि रबादा है, रबादा की भी स्पीड जो है ना 150 से कम ही है, लेकिन उसकी लेंथ एंड लाइन, स्विंग, ये जो है ना स्किल्स जो है ना वो उसके सेट हैं। और वो देखेंगे कि जहाँ पे भी जाए, भले वो एशियन पिचेस पे हो या वो बाहर की पिचेस पे हो, वो विकेट्स लेता है और बड़ी ज़बरदस्त जब बॉलिंग कराता है। अगेन चलें, रवादा का आपने जिक्र कर लिया तो हम थोड़ा सा मैगरा पे और शॉन पोलाक पे आ जाए कि ये भी वो बॉलर्स थे जो कम स्पीड थे लेकिन विकेटों के अंबार लगा के चले गए। देखिए, मैगरा की तो क्लास ही अलग थी। आपको पता है कि 90s से लेके 2000 तक और 2000 के बाद जो बॉलर आए थे वसीम अकरम के बाद, वो मैगरा ऐसे बॉलर थे कि जो कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कई फतवा दिलाई। फिर उसके बाद शॉन पॉलक की आपने बात की, तो शॉन पॉलक बेहतरीन स्विंग बॉलर थे, उनकी स्पीड नहीं थी, बैटर भी बड़े अच्छे थे। और उनके साथ साथ उनकी टीम के अंदर एलन डोनाल्ड थे, फानी डिविलियर थे, और उनके साथ गिलेस्पी थे जो कि शानदार, ब्रैड ली थे, माइकल कैस्पर्स थे। मतलब एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर था। और वेस्ट इंडीज़ के अंदर पहले दुनिया के बॉलर थे जिन्होंने 500 विकेट ली, कोर्टनी वाश
बॉलर थे, एम्ब्रोस थे उनके साथ। मतलब उस वक्त जो बॉलर थे पाकिस्तान के वकार यूनुस, वसीम अकरम, दुनिया के खतरनाक बॉलर थे, उनके साथ आकिब जावेद थे। मतलब वो एक बेहतरीन दौर था फास्ट बॉलर के लिहाज से। उसके बाद फिर बॉलर के ऊपर पाबंदी लगती गई, आपने 2 बाउंसर नहीं करनी, आपने मतलब बॉलर के लिए बेतहाशा प्रॉब्लम निकल के आई, बैट्समैनों के लिए आसानी पैदा होती गई। लेकिन उसके बाद आज ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं, आप देख रहे हैं किस तरह माइकल अपना इस वक्त जो उनके कप्तान है पैट कमिंस और उनके साथ मिचेल स्टार्क, ये 2 बॉलर हैं, उनका अब आखिरी टाइम चल रहा है, लेकिन इस वक्त भी वो बेहतरीन बॉलर हैं, पीक पे वो नजर आ रहे हैं। चलें, ये तो गैर मुल्की प्लेयर्स की थोड़ी सी बात हो गई और बात हो रही थी टैलेंट हैंड के हवाले से। और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जिम्मेदारी अब्दुल रज़ाक की सुपुर्द की है कि वो T20 के बेस्ट 50 बैटर्स को निकालें। लेकिन क्या वो बैटर्स की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तवज्जो दे रहा है? लेकिन एक अच्छे ऑलराउंडर्स की तरफ, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की तरफ अब नहीं जा रहे। एक कमी रह गई है शायद अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक के बाद से, कि शायद हमारे पास कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं आया है। लेकिन कुछ अरसे कुछ अगर हम कहें तो कुछ अच्छे ऑलराउंडर्स निकले हैं, जिस तरह फ़हीम अशरफ हमारे पास आए, वसीम जूनियर हमारे थे, अनवर अली थे, उसके साथ साथ बिलावल भट्टी थे। लेकिन अब फिर गैप आ गया। आमिर जमाल कुछ किसी हद तक एक ऑलराउंडर का रूप धारते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर हम देखें तो खुर्रम शहजाद भी कुछ बैटिंग कर लेते हैं अच्छी। लेकिन बेसिकली जिस तरह अजहर महमूद, जिस तरह अब्दुल रज़ाक ऑलराउंडर निकल कर आए थे सामने, पाकिस्तान के लिए कई सेंचुरियाँ भी स्कोर की, ऐसा ऑलराउंडर हमें अब निकालना पड़ेगा। आप समझते हैं कि इस तरफ अब तवज्जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, बहुत फास्ट क्रिकेट हो रही है, अब ज़रूरत है इस चीज़ की। बिल्कुल। देखें, जिस टीम के पास इस तरह के ऑलराउंडर होते हैं तो उनकी जीत का तनासुब ज़्यादा होता है। आपने देखा कि इंडिया के पास इस किस्म का बेहतरीन ऑलराउंडर इस वक्त मौजूद है, जो कि T20 और वनडे के अंदर उनको काफ़ी फतवाहत दिला सका है। तो इसी तरह अब पाकिस्तान के बाद अब्दुल रज़ाक के बाद और अजहर महमूद के बाद अमाद बट आए थे, कि अच्छे ऑलराउंडर थे। उसके बाद आमिर यामीन थे, आपने बताया कि अनवर अली थे। उसके बाद अब आमिर जमाल ऐसे ऑलराउंडर आए। लेकिन इस किस्म के आपको ऑलराउंडर निकालने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, ये मेहनत खुद करनी पड़ेगी। आपकी बैटिंग स्किल आपको पता है, आप जिस तरह हॉकी का गेम जो है, आप किसी सेंटर फॉरवर्ड या डिफेंस नहीं, पूरी टीम डिफेंड करेगी, पूरी टीम अटैक करेगी। तो इस तरह क्रिकेट के अंदर भी आपने जो है, आपकी टेल जब तक बैटिंग नहीं करेगी, आपके पास बेहतरीन ऑलराउंडर नहीं होंगे। हमने स्पिनर्स के देखा, हमारे पास T20 के अंदर अच्छे ऑलराउंडर मिले, हमें शादाब की सूरत में मिला, नवाज की सूरत में मिला। लेकिन फास्ट बॉलर की जो क्वालिटी होती है ना, वो टेस्ट मैच में और वनडे दोनों में आपकी काम आती है। तो इस तरह की एक अच्छी कोशिश है PCB की कि अब्दुल रज़ाक को ये जिम्मेदारी दी है, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह डोमेस्टिक क्रिकेट जो आपकी अब बहुत ज़्यादा शुरू होने वाली है, पूरा साल आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, यहाँ से आप अच्छे ऑलराउंडर ढूंढें, PSL के अंदर उनको मौका दें और फिर यहाँ से निखारें। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद जैसे ऑलराउंडर मिल सकते हैं। बड़ी अच्छी बात कही कि अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक जैसे ऑलराउंडर मिल सकते हैं। इकबाल मेमन साहब, आपसे भी यही मैं पूछना चाहूँगा कि अब एक जिम्मेदारी तो बैटर्स पे दी गई है अब्दुल रज़ाक को, लेकिन क्या ये बेहतर होता कि अच्छे ऑलराउंडर्स फास्ट बॉलिंग निकालने के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और ये उनको मौका दिया जाता है। क्योंकि देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह भाई ने कहा, हमारी बैटिंग डेप्थ जो है ना, वो थोड़ी सी कमज़ोर है। और आपने देखा कि साउथ अफ्रीका में एक जीता हुआ मैच हम हार गए, जिसमें रबादा ने और जेनसन ने जो है बैटिंग करके और अच्छा हमें हरवा दिया है। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारी डेप्थ नहीं है और उन्होंने डेप्थ दिखाई, और दूसरी बात यह कि यहाँ इस ऐसे मौके पर आपको स्पीडर्स चाहिए। स्पीड बॉलर अगर नहीं है आपके पास तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ऐसे जो टेल एंडर्स हैं, क्योंकि रबादा का इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज ए ऑलराउंडर का वो नहीं है, वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में नहीं आता, वो टेल एंड बैट्समैन है। जैनसन को तो वो ऑलराउंडर कहते हैं, लेकिन ये कि आपके पास अगर कोई स्पीड वाला बॉलर होता, या हम स्पिनर को जो है जल्दी लेके आते तो उससे चांस हो सकता था। तो इस वजह से आपको जो है आमिर जमाल जो है, मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बैटिंग भी करता है और अच्छी बैटिंग करता है, तगड़ी बैटिंग करता है, और बॉलर भी अच्छा है। ठीक है, थोड़ा अनलकी रहा क्योंकि ओवर शेडो हो गया, क्योंकि अब्बास एक ही साइड पे वो विकेट ले रहे थे, खुर्रम शहजाद को भी कोई ज़्यादा विकेटें नहीं मिली। तो यह है कि इस वजह से आपका बॉलर जो है ना, वो ओवर शेडो हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे मौका था कि आप आमिर जमाल को खिलाते, क्योंकि आमिर जमाल की स्पीड भी जो है दूसरों से ज़्यादा है, 140 तक वो खींच लेता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आपकी बात को मैं एंडोर्स करूँगा कि इसको मौका मिलना चाहिए था। और बैट्समैन तो उसमें अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्मेंस, एक इनिंग के बेस पे वो तमाम मैचेस खेल रहा है। नहीं, मगर उसके बाद भी जो है ना, उसने स्कोर तो किया है।
ठीक है ना, कोई ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ये कि जब आप उसको भेज ही रहे हो साथ में 8वें नंबर पे, तो फिर वो जो मौका मिलेगा उसी के चले इसी मौके पे फरहान से बात करता हूँ। फरहान, एक ऐसा प्लेयर्स जो डोमेस्टिक सीजन खेल कर आया, लंबे रन कर आया, और वो अब पहले वो टेस्ट मैचेस, वनडे और फिर T20 तीनों के फॉर्मेट के लिए रहा, अब तो T20 के वाइस कैप्टन के तौर पर भी टीम में शामिल है। एक ऐसा बैटर जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे मुश्किल हालात में जो रोल है जावेद मियांदाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अदा करते थे, वो सलमान अली आगा करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, सलमान अली आगा ने अपने आप को प्रूफ किया, मतलब ऐसे नहीं उनको स्टेज पे बना के या कोई उनको खिला दिया गया, उन्होंने परफॉर्म करके टीम में जगह बनाई है और ऐसे नंबर पे उन्होंने परफॉर्म किया। 7वें नंबर पे उनको भेजा जाता था और 7वें नंबर पे वो टीम की नैया भी पार लगाते थे, अपनी परफॉर्मेंस भी देते थे, टीम की नैया भी लगाते थे पार, अपनी भी मतलब परफॉर्म करते थे। 40-50 की एवरेज उन्होंने टेस्ट मैच में, वनडे में रखी हुई है। तो उनके साथ साथ एक और खिलाड़ी मैं आपको बताऊंगा, सऊद शकील है, जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस देखी। मैं समझता हूं कि उनके वनडे में भी ना पाकिस्तान टीम में होना चाहिए और मिडिल ऑर्डर के लिए बेहतरीन बैट्समैन सलमान अली आगा और सऊद शकील चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, इन दोनों को मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए। एशियन पिचों में सलमान अली आगा अपनी बॉलिंग बैटिंग के जरिए आखिरी नंबर पे और सऊद शकील बिल्कुल टॉप मिडिल ऑर्डर पे। तो कामरान गुलाम की जगह आप समझते नहीं बनती है? देखिए, कामरान गुलाम को टीम में रखें, लेकिन ये जो परफॉर्म दे रहा है उसको खिलाएं, जो परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म किसने किया अभी तक? सऊद शकील ने परफॉर्म करके दिखाया, सलमान अली आगा ने करके दिखाया। कामरान गुलाम ने भी परफॉर्म किया, जिस तरह उन्होंने लास्ट इनिंग खेली है। वनडे में अभी एक ही इनिंग खेली है कामरान गुलाम ने, ठीक है, बहुत अच्छी इनिंग खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, लेकिन आपने तवातर के साथ इनिंग खेलनी है, परफॉर्म करना है और फिर इस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैट आपने चलाया है, मतलब बहुत अच्छा चलाया है, लेकिन आपने मुश्किल वक्त में टीम को निकालना है, करना है, ये अभी मरहला काफ़ी है तय करने जो सऊद शकील आगा सलमान कर चुके हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपसे क्यों पूछूंगा कि क्योंकि अब चैंपियन ट्रॉफी का भी आगाज़ होने वाला है, आप समझते जो स्क्वाड हो पाकिस्तान का, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो विकेटें हैं शायद इस म्यार की नहीं है कि हमारे जो शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह जिस म्यार की बॉलिंग करते हैं 145-50 की 48 की रफ्तार से बॉल कर रहे होते हैं, इन विकेटों पे आप समझते हैं कि हम जो है 3 से 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे? देखें, आपके शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, ये तो टीम का हिस्सा होंगे। अब हारिस को भी आप रखेंगे, अच्छी परफॉर्म कर रहा है वो, ये 3 फास्ट बॉलर तो आपके डन है। अब आपने चौथा फास्ट बॉलर कौन सा लेना है, वो आप देखेंगे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किसकी है। या तो आमिर जमाल हो सकते हैं उसके अंदर, खुर्रम शहजाद भी इसके अंदर हो सकते हैं, या फिर कोई और अच्छा PSL के अंदर कोई अच्छा परफॉर्मेंस से पहले नजर आए, लेकिन PSL बाद में है, चैंपियन ट्रॉफी पहले। आपने एक फास्ट बॉलर की आपकी डिबेट होनी है, बाकी 3 फास्ट बॉलर आपके खेलने ही खेलने। और मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके पास डिबेट होनी है कि सऊद शकील को रखे या ना रखे, कामरान गुलाम से। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस जो परफॉर्मर है उसको देखें, और वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के अंदर जाके उसने परफॉर्म किया है और वो मुश्किल वक्त में खेल सकता है। पाकिस्तान के चांसेस हैं कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तान के शुरू के जो 2 मैच हैं वो काफी अहमियत के होंगे। साइम अगर फिट नहीं होते तो आप किसको देख रहे हैं? साइम अगर फिट नहीं होंगे तो फिर मेरे ख्याल से इमाम उल हक को ये टीम में लेके आ जाएंगे, एज ए ओपनर है, ये दोनों ओपनर नहीं है, क्योंकि फिर तो ओपनर अब्दुल्ला शफीक के चांस हो जाएंगे या फिर इमाम उल हक के। चलें, साथ साथ बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इमाम उल हक के चांस बनते दिखाई देंगे। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे इस टीम के जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस होनी है? समझते हैं कि इमाम को अगर साइम इंजरी के बाइस टीम से बाहर रहते तो इमाम की जगह पक्की बनती दिखाई दे रही है? देखिए, ODI में तो इमाम की जगह मतलब बनती है, और जब ये लोग इंजर्ड हैं तो डेफिनेटली इमाम तो लेकिन फ़खर जमान भी है। बाकी ये कि फ़खर जमान जो है उसका चांस बनता है, और दूसरा जो ओपनर है तो ये अच्छा। भाई की मैं एक बात सुन रहा था जिस पे मुझे याद आया कि मैंने इसको बार बार ये कहा कि इन्होंने ये कहा कि जो फॉर्म में है उसको खिलाया जाए, जो फॉर्म में नहीं है वो। तो मेरा भी यही है कि आपके पास रैंकिंग सिस्टम हो डोमेस्टिक में भी, जिसमें आपके कुछ पॉइंट्स इंटरनेशनल के भी हो। जैसे ही खिलाड़ी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप ऑटोमेटिकली ले आएँ, फिर तो सेलेक्शन कमेटी की भी ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ज़्यादती ये है कि जो जिस तरह भाई ने कहा कि वो फॉर्म में जो है खिलाड़ी उसको मौका दिया जाए, क्योंकि वो उस वक्त फॉर्म में है तो मेरा ख्याल है उससे आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए ये बेहतर होगा कि आप उनको जो है उन्हीं को मौका दें जो फॉर्म में है। बड़ी अच्छी बात कही इकबाल मेमन साहब ने कि जो इनफॉर्म बैटर हो, डोमेस्टिक का सीजन में बेस्ट है परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा हो, तो कोई क्राइटेरिया ज़रूर रखा जाए जिसके बेस पे उसकी सिलेक्शन होती हुई दिखाई दे। लेकिन कुछ इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक भी और इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक भी उन प्लेयर्स को जो बेनिफिट देना चाहिए। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान फरीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त
इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।